स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे उत्पादन की 3 अवस्थाएं, जिसको हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत देखेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का आर्थिक सिद्धांत में बहुत बड़ा महत्व होता है। यह नियम ऐसे उत्पादन फलन का अध्ययन करता है जिसमें कुछ साधन स्थिर रहने पर एक साधन में परिवर्तन किया जाता है। जब अन्य साधनों को निश्चित रखकर एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो दोनों साधनों का, परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधनों के अनुपात बदल जाता है, जिसके आधार पर इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। अर्थात परिवर्तनशील साधन है उसका परिवर्तनशील साधन का अनुपात बढ़ता जाता है। इन अनुपातों के बदलाव का जो प्रभाव होता है हम उत्पादन की अवस्थाओं के रूप में देखते हैं। परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करने पर अंततः उसके जो सीमांत उत्पादन होते हैं और औसत उत्पादन होते हैं वो घटने लग जाते हैं। तो यही हमारा नियम है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के घटते अथवा ह्रासमान प्रतिफल के पुराने नियम को ही नया नाम दिया है। परंतु यदि हम इसकी तीनों अवस्थाओं को देखें तो वर्धमान, ह्रासमान और ऋणात्मक प्रतिफल, तो उस संदर्भ में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही उपयुक्त संदर्भ को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें तीनों अवस्थाओं को बताया गया है। इस नियम की मान्यताएं हैं या कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिनको लेने पर ही यह नियम है वो लागू हो सकता है। कुछ साधन ऐसे अवश्य हों जिनकी मात्रा को स्थिर रखा गया हो। जैसे हम एग्जाम्पल में अल्पकालीन जो उत्पादन फलन को लेकर के हम कर रहे हैं, तो लेबर एंड कैपिटल, तो हमने कैपिटल को स्थिर माना है, पूंजी को स्थिर माना है और श्रम की मात्रा में परिवर्तन किया है। तो परिवर्तनशील साधन हुआ हमारा श्रम। दूसरा पॉइंट है तकनीक समान एवं अपरिवर्तित रहे, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यदि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो हो सकता है कम साधनों से भी अधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसलिए जो कंडीशन है, जो टेक्नोलॉजी है वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है अल्पकालीन धारणा है, क्योंकि कुछ साधनों को स्थिर रखा गया है, पूंजी को स्थिर रखा गया और श्रम में परिवर्तन किया गया है। श्रम की इकाइयाँ सजातीय हैं, सब समान आकार की हैं। साधन की इकाइयाँ पूर्णतः विभाज्य हैं, कि जो आपका साधन है उसकी इकाइयाँ पूर्णतः विभाज्य ली गई हैं। अब परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं होती हैं: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था को वर्धमान प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं, यानी बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। द्वितीय अवस्था को ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, यानी कि गिरते हुए प्रतिफल की अवस्था। और तृतीय अवस्था होती है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, अर्थात जो प्रतिफल है वो गिरता हुआ गया और अंततः ऋणात्मक हो गया, एक्स अक्ष से नीचे आ जाता है, तो ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इस नियम को हम निम्न चित्र के माध्यम से देखेंगे। चित्र को दोनों रूप में दिखाया गया है। चित्र में ऊपर वाले पॉइंट में आप कुल ऊपर वाला जो हमने एक्स और वाई अक्ष का लिया है उसमें कुल भौतिक उत्पादन टीपी कर्व को दिखाया गया, और नीचे वाले कर्व में हमने एमपी और एपी को दिखाया गया है, औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता को। इन दोनों में संबंध को हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो टीपी के साथ इसको कनेक्ट करते हुए हम तीनों अवस्थाओं का निर्धारण करेंगे। तो पहले टीपी कर्व को देखते हैं हम। टीपी कर्व बनाया गया है कि आपका ओ बिंदु से स्टार्ट होता है, एफ बिंदु, और फिर बी बिंदु से जाते हुए एस से होते हुए गिरने लगता है। तो टीपी की कंडीशन देखें कुल उत्पादकता की, तो उत्पादकता 0 से बढ़ती जाती है जैसे जैसे उत्पादन होता जाता है। शुरू में घटते हुए प्रतिफल घटती हुई दर से, फिर बाद में बढ़ती हुई दर से। आपका एफ पॉइंट है मोड़ बिंदु, जहाँ से वो बढ़ती हुई दर से बढ़ने लगती है। बी पॉइंट है जो कि द्वितीय अवस्था का प्रारंभिक बिंदु है, उसके बाद बढ़ते हुए एच बिंदु पर आती है, जहाँ पर आपकी कुल उत्पादकता अधिकतम होती है और फिर कुल उत्पादकता गिरने लगती है। यानी कोई भी उत्पादन प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे कुल उत्पादकता में वृद्धि होती जाती है। शुरू में घटती हुई दर से होती है, बाद में बढ़ती हुई दर से होने लगती है और अंततः अधिकतम स्थिति आ जाती है।
बढ़ती दर से बढ़ना बंद करके घटती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। एफ बिंदु के बाद में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ना बंद करके घटती दर से बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे हम मोड़ बिंदु कहते हैं। इस मोड़ बिंदु के बिल्कुल नीचे परिवर्तनशील साधन श्रम का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट के बिल्कुल यदि आप नीचे देखें तो ये आपका एमपी का मैक्सिमम पॉइंट होता है, एमपी का अधिकतम पॉइंट होता है। एमपी इस पॉइंट पर अधिकतम होते हुए फिर नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। जहाँ एपी का मैक्सिमम होता है वहाँ एमपी और एपी दोनों बराबर होते हैं। और लास्ट में आपका जहाँ एच पॉइंट होता है, एच आपका जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ आपका सीमांत उत्पादक शून्य होता है। कुल उत्पादन अधिकतम है, अर्थात यदि आप अतिरिक्त इकाई का भी उत्पादन करते हैं तो उससे कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये अधिकतम उत्पादन का स्तर है, अनुकूलतम उत्पादन का स्तर होता है। तो ये तो डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं, चित्र के आधार पर हम देख सकते हैं। इसको हम इस पॉइंट में देखें तो प्रथम अवस्था है वर्धमान प्रतिफल की अवस्था, बिंदु ओ से लेकर के एन तक की अवस्था, कि बिंदु ओ से लेकर के एन तक का जो पॉइंट होगा वो आपका प्रथम अवस्था होगी, जिसे हम वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, क्योंकि एपी और एमपी दोनों बढ़ते जाते हैं। चित्र के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। आगे आने वाली स्लाइड में हम तीनों की अवस्थाओं के नामों के आधार पर अध्ययन करेंगे कि वर्धमान क्यों है, ह्रासमान प्रतिफल किस कारण से और ऋणात्मक प्रतिफल किस कारण से। तो प्रथम अवस्था हुई आपकी ओ से लेकर के एन पॉइंट तक। द्वितीय अवस्था है ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था, बिंदु एन से एम तक है, क्योंकि एपी और एमपी दोनों गिरते चले जाते हैं, तो द्वितीय अवस्था आपकी एन से एम तक की होगी। और तृतीय अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की, क्योंकि एमपी गिरने लगती है, एमपी ऋणात्मक हो जाती है, तो बिंदु एम के पश्चात आपकी हो गई तृतीय अवस्था। स्टूडेंट जो मुख्यतः गलती करते हैं वो इन तीन अवस्थाओं का विभाजन करने में करते हैं कि आपके जो डॉटेड पॉइंट है इसके आधार पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज को ढंग से डिवाइड नहीं कर पाते। तो आपको फर्स्ट कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो ओ से लेकर के एन तक है, यानी कि जो मोड़ बिंदु है जहाँ एपी और एमपी दोनों बराबर होते हैं वो आपका प्रथम अवस्था का अंतिम बिंदु, समाप्ति का बिंदु है, तो ओ से एन तक का। और द्वितीय अवस्था का प्रारंभ बिंदु हो गया इन दोनों का मिलाप बिंदु, इससे होता हुआ एम बिंदु जहाँ पर सीमांत उत्पादकता शून्य, और यही वह पॉइंट है जहाँ आपका कुल उत्पादकता अधिकतम है। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि द्वितीय अवस्था कहाँ से प्रारंभ होती है, जहाँ सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता दोनों बराबर होती है, और कहाँ ख़त्म होती है जहाँ सीमांत उत्पादकता आपकी शून्य होती है। तो ये तो हमारा चित्र के आधार पर वर्णन हुआ। अब हम देखेंगे ये तीन अवस्थाएं होंगी, प्रथम अवस्था वर्धमान, ह्रासमान और ऋणात्मक। ये नाम आपके जो एपी और एमपी है उसके संदर्भ में ही, औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता के संदर्भ में लिए जाते हैं कि प्रथम अवस्था में चूँकि एपी और एमपी दोनों, एपी अधिकतम होती है, औसत उत्पादकता अधिकतम है, औसत उत्पादकता अधिकतम है, और दोनों सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता बढ़ती जा रहे हैं। यहाँ कुल भौतिक उत्पाद लिया है, कुल उत्पाद लें या औसत उत्पाद लें एक ही बात है, टीपीपी कह लें या टीपी कह लें, एक ही संदर्भ है, एक ही पॉइंट है। तो आपका जो द्वितीय अवस्था है वो आपकी एमपी और एपी दोनों बराबर हैं वहाँ पर होती है। चूँकि दोनों बढ़ते जाना है इसलिए इसको वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं प्रथम अवस्था को। द्वितीय अवस्था में एपी और एमपी दोनों में गिरावट होने लगती है, इसलिए इसको ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। और तृतीय अवस्था में एमपी चूँकि ऋणात्मक हो जाता है इसलिए इसको ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तो एपी एमपी के संदर्भ में ही इन तीन अवस्थाओं के जो स्तर हैं वो निर्धारित किए गए हैं। अब हम विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि तीनों अवस्थाएं के होने के क्या कारण हैं। पहली आपकी वर्धमान प्रतिफल की अवस्था, जिसे हम प्रथम अवस्था कहते हैं। प्रथम अवस्था के कारण है कि इसमें स्थिर साधन की मात्रा परिवर्तनशील साधन की मात्रा से ज़्यादा होती है, कि आपकी स्थिर साधन होता है वो आपका चूँकि स्थिर रखा गया है
तो स्थिर साधनों की मात्रा परिवर्तनशील साधन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाई जाती है, स्थिर साधनों का अधिक गहनता तथा पूर्ण उपयोग होने लगता है, जिससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। और दूसरा पॉइंट है आपका श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की स्थिति, कि आपकी प्रथम अवस्था के अंतर्गत, चूँकि प्रथम अवस्था में बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो स्वयं परिवर्तनशील साधन की कार्यकुशलता बढ़ती है, जिसके कारण परिवर्तनशील साधन की पर्याप्त मात्रा हो जाती है, तो उसमें अधिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करना संभव होता है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ती जाती है। तो परिवर्तनशील साधन की मात्रा जितनी अधिक होगी, विशेषीकरण श्रम विभाजन उतना ही अधिक होगा। फर्स्ट पॉइंट में स्थिर साधन की मात्रा परिवर्तनशील साधन की तुलना में स्टार्टिंग में बहुत अधिक होती है, इसलिए जब परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयाँ स्थिर साधन के समान मात्रा के साथ उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो स्थिर साधन का अधिक गहनता से प्रयोग होता है, जिससे स्थिर साधन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि होती है। इस कारण बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि जो साधन स्थिर लिए जाते हैं वे अविभाज्य होने चाहिए। साधन की अविभाज्यता का अर्थ है कि तकनीकी आवश्यकता के कारण उस साधन की न्यूनतम मात्रा अवश्य प्रयोग करनी पड़ती है, चाहे उत्पादन कितना ही कम क्यों ना हो। अतः जब अविभाज्य स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयाँ प्रयोग की जाएंगी, तो स्थिर साधन का अधिक पूर्ण एवं गहन रूप से उपयोग होने के कारण परिवर्तनशील साधन में वृद्धि से उसके सीमांत और औसत उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। तो मुख्यतः आपको इतना डिटेल में समझने की आवश्यकता, बुक में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप में केवल इतना इसमें समझ सकते हैं कि स्थिर साधन की मात्रा प्रारंभ में चूँकि परिवर्तनशील साधन की मात्रा से अधिक होती है, इसलिए जैसे ही आपने परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की, श्रम की मात्रा को बढ़ाया, तो जो आपका स्थिर साधन है उसका पूर्ण रूप से गहनता से प्रयोग होने लगता है, जिसके कारण उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। इसी कारण जो उत्पादक होता है इस अवस्था को आगे बनाए रखना चाहता है, जिससे कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती रहे। दूसरा पॉइंट है ह्रासमान प्रतिफल या द्वितीय अवस्था। इसमें स्थिर साधन कम पड़ने लगते हैं क्योंकि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा अधिक होने लगती है। स्थिर साधन की अविभाज्यता के कारण कि जो स्थिर साधन लिए जाते हैं वे अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब है कि उनका विभाजन नहीं हो सकता, उनको एक निश्चित अनुपात में प्रयोग करना ही पड़ता है, जिसके कारण जो स्थिर साधन है वो कम पड़ने लगते हैं। और साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता होती है कि साधन जो होते हैं वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो लेबर वर्क है वो लेबर के द्वारा होगा, जो कैपिटल का वर्क है वो कैपिटल के द्वारा ही होता है। इसके कारण प्रतिफल जो है वो ह्रासमान होने लगते हैं। तीसरा है ऋणात्मक प्रतिफल या तृतीय अवस्था। स्थिर साधनों की तुलना में परिवर्तनशील साधन की मात्रा अधिक होने से अंततः सीमांत उत्पादन घटने लगता है और जाकर के ऋणात्मक हो जाता है। तो प्रथम अवस्था और तृतीय अवस्था देखें तो प्रथम और तृतीय अवस्थाएं एक दूसरे की बिल्कुल समरूप होती है। प्रथम अवस्था में जहाँ परिवर्तनशील साधन की अपेक्षा स्थिर साधन अत्यधिक होता है, परिणाम स्वरूप प्रथम अवस्था में स्थिर साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। इसके विपरीत यदि तृतीय अवस्था देखें तो परिवर्तनशील साधन की मात्रा स्थिर साधन की तुलना में अधिक होती है। इसके कारण परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। तो प्रथम अवस्था और तृतीय अवस्था एक दूसरे की समरूप अवस्थाएं ही होती हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक उत्पादन कार्य की अवस्था। यह एक विवेकशील उत्पादक जो है उसके समक्ष ये प्रश्न होता है कि वो उत्पादन किस अवस्था में, उत्पादन कार्य जो है वो किस अवस्था में करे। एक विवेकशील उत्पादक तृतीय अवस्था में उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, एमपी ऋणात्मक हो जाती है। प्रथम अवस्था में भी उत्पादन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इस अवस्था में स्थिर साधन का अनुकूलतम रूप से उपयोग नहीं हो रहा होगा, अतः वह अपने उत्पादन का विस्तार आगे करना चाहेगा। वर्तमान प्रतिफल की अवस्था है कि आगे और उत्पादन का विस्तार करेगा ताकि वो लाभ और अधिक उठा सके।
अंततः उत्पादक द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करने का निर्णय लेगा। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घट रहे होते हैं, यानी उनकी उत्पादन की जो दर, इकाई उत्पादन की जो लागत है वो कम आती है, जिसके कारण उसको लाभ अधिक मिलते हैं। कुल उत्पादन अधिकतम होता है। किस बिंदु पर उत्पादन करेगा? यह परिवर्तनशील साधन की कीमत पर निर्भर करता है कि परिवर्तनशील साधन की कीमत पर निर्भर करेगा कि परिवर्तनशील साधन की कीमत क्या है। उसके आधार पर निर्णय होगा कि वह किस बिंदु पर उत्पादन करे। कि आपका ये जो 2 पॉइंट है अपने प्रस्तुत चित्र में लिया, जो पॉइंट है एन और एम के बीच में उत्पादन करेगा, तो यदि बिंदु एम पर उत्पादन करेगा जब परिवर्तनशील साधन सीमांत उत्पादन 0 होता है, तो वहाँ पर यदि परिवर्तनशील साधन निःशुल्क मिलता है तो द्वितीय अवस्था के अंत में कार्य करेगा एम बिंदु पर, और यदि स्थिर साधन निःशुल्क मिलता है तो वो द्वितीय अवस्था के स्टार्टिंग में एंड पॉइंट पर उत्पादन करेगा। तो ये स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन की परस्पर कीमतों पर निर्भर करता है कि वो किस बिंदु पर उत्पादन करें। द्वितीय अवस्था उसको एक क्षेत्र प्रदान करती है कि वो द्वितीय अवस्था के अंतर्गत ही कार्य करे। तो अतः द्वितीय अवस्था ही विवेकशील उत्पादक की वास्तविक उत्पादन कार्य की अवस्था को व्यक्त करती है। ये आपका प्रश्न आता भी है कि वास्तविक उत्पादन कार्य की अवस्था कौन सी होगी। चित्र के माध्यम से उसको समझाएंगे और उत्पादन, इसके पीछे ये तर्क आपको प्रदर्शित करने पड़ेंगे कि वास्तव में उत्पादनकर्ता इस अवस्था में ही कार्य क्यों करना चाहेगा। तो इसको नेगेटिव उसमें आंसर में देंगे कि प्रथम में नहीं करेगा, तृतीय में नहीं करेगा, क्योंकि उसमें दोनों में ही तृतीय में तो परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है, और प्रथम में चूंकि उत्पादन वर्धमान प्रतिफल की स्थिति है, इसलिए वो आगे उत्पादन करना जारी रखेगा। तो अतः द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन कार्य करने की अवस्था जो है वो द्वितीय अवस्था ही है, उसको उत्पादन की दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। थैंक यू। आगे आने वाले वीडियो में हम पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे।